हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 2 आपका सेक्शन 5 से 55 तक रेंज करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। चैप्टर 2 को हम फर्दर 7 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला जो पार्ट आता है वो जनरल प्रिंसिपल्स का पार्ट होता है जो रेस जस्टे, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ माइंड एटसेट्रा इन सब से डील करता है। ये आपको सेक्शन 6 to 16 में मिलता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो होता है कन्फेशंस एंड एडमिशंस। ये आपको मिलता है सेक्शन 17 से लेके 31 तक। फिर सेक्शन 32 और 33 जो होता है वो बात करता है कि ऐसे विटनेसेस जिनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता उनके द्वारा किए गए स्टेटमेंट्स कब रेलेवेंट होते हैं। चौथा पार्ट जो होता है हमारा वो होता है कि स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, वो बात करता है 34 से 39 में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जजमेंट्स जो पुराने जजमेंट्स है किन्हीं और केसेस में दिए गए जजमेंट्स हैं वो कब रेलेवेंट हो सकते हैं, तो वो आपको मिलता है सेक्शन 40 से 44 में। उसके बाद में आप देखेंगे तो ओपिनियंस अबाउट फैक्ट एंड इशू, किसी तीसरे व्यक्ति की ओपिनियन फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड कब मैटर करती है, ये हमको मिलता है सेक्शन 45 से 51 में। और इसी में हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में भी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो होता है कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ पार्टीज कंसर्न। ये आपको 52 से 55 में मिलता है। इसमें हमें पता लगेगा कि कब कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, कब नहीं दिया जा सकता है। तो ये हमारे सेक्शन 5 से 55 के अंदर डिविजन्स चैप्टर 2 के। आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जो है जनरल प्रिंसिपल्स का, रेंज करता है 6 to 16 में। उन्हें हम समझेंगे एक के बाद एक। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा जो पहला सेक्शन होता है चैप्टर 2 में वो होता है सेक्शन 5। ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है जो या तो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है। अब फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें हमें पता पड़ता है कि फैक्ट इन इशू ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके प्रूव या डिसप्रूव होने पर पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज का डिटर्मिनेशन होता है। और रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 to 55 के अंदर डील किए गए उन्हें हम रेलेवेंट फैक्ट्स कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि A is tried for the murder of B। तो A ने मर्डर किया है B का, उसके ऊपर केस चल रहा है इसके लिए। A ने B को लाठी से मारा होता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन ये उठते हैं कि वेदर A beat B with लाठी, A ने बीट को लाठी से मारा था। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये उठेगा कि वेदर A causing B's death by such beating, क्या उसी बीटिंग की वजह से, उस बीटिंग के द्वारा जो चोट आई थी B को, उसकी वजह से B की डेथ हुई। और जो तीसरा हमारा फैक्ट होगा वो होता है A's इंटेंशन टू कॉज B's डेथ, वेदर A इंटेंडेड टू कॉज B's डेथ। अगर A की इंटेंशन नहीं थी B की डेथ कॉज करने की तो उसको हम मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम पढ़ेंगे सेक्शन 300 के अंदर जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है मर्डर की। उसके अंदर हमको प्री रिक्विजिट होता है कि इंटेंशन टू किल होनी चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं होती है और सिर्फ चोट की वजह से वो मरता है तो आप खाली ग्रीवियस हर्ट के लिए ही कन्विक्ट कर पाओगे, मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये आपके फैक्ट्स एंड इश्यूज बनते हैं। तो ये तो रहे आपके फैक्ट एंड इश्यूज। अब इनसे कनेक्टेड जो भी फैक्ट रहे होंगे उन्हें हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। और रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 से 65 के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इस प्रोविजन को आप रेस जस्टे के नाम से भी जानते हो। अब रेस जस्टे का मीनिंग होता है ट्रांजैक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 6 के अंदर लिखा क्या गया है। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू so as to form part of the same transaction are relevant whether or not they occurred at the same time or place or at different time or places। इसका मतलब यह है कि ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है, ए ने बी को लाठी से मारा। अब इसके अंदर फैक्ट इन इशू यही है कि क्या ए ने बी को लाठी से मारा, लेकिन मैं जो आई विटनेस हूं, मैंने इस इंसिडेंट को देखा और इसका ब्यौरा किसी तीसरे पर्सन को दिया, तो ये जो है मेरा ब्यौरा देना, ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है पर ये रेलेवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे किस प्रोविजन के अंदर ये रेलेवेंट होगा। ए का मोटिव क्या था बी को मारने के पीछे, ये कैसे रेलेवेंट होता है इसे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोविजंस ये हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मिलते हैं कि रेलेवेंसी फैक्ट इन इशू के साथ में कैसे जोड़ी जाती है। अब ऊपर से पढ़ने के बाद हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से मिलती नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन एग्जांपल पे जाने से पहले हम समझते हैं कि रेस जस्टे का मीनिंग क्या होता है। तो रेस जस्टे का मीनिंग होता है ट्रांजैक्शन। अब कौन सा ट्रांजैक्शन, तो इसमें लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन ऑफ लिटिगेटेड एक्ट। लिटिगेटेड एक्ट क्या है यहाँ पे, वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, ये है लिटिगेटेड एक्ट, ये है आपका मोटा मोटा फैक्ट इन इशू। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका उदाहरण देता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी तीन लोग थे, आप हैं सी, आप बी के पड़ोसी हैं, आप सी अपने घर के बाहर अपने दोस्त से बात कर रहे थे डी से, ऐसे ही रेगुलर बातचीत चल रही थी आपकी। आपने देखा कि ए अपनी कार से आता है, कार से उतरता है अपनी गन के साथ में, बी को वो अपने घर से आवाज देता है, बी अपने घर के बाहर आता है और वो बी को शूट कर देता है। वहीं पे आप जो सी थे
आप इस चीज़ के आई विटनेस होते हो और आप इसका पूरा एज इट इज़ ब्यौरा अपने दोस्त को देते हो कि भाई ए आया, अपनी गन निकाली और उसने बी को मेरे सामने शूट कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन क्या था आपका, ए ने बी को मर्डर किया, वेदर नॉट ए हैज कमिटेड मर्डर ऑफ बी और नॉट। इस ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है उसे रेस जस्टे कहते हैं। तो आपका अपने दोस्त को ब्यौरा देना उस ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करता है, ये उसका ब्यौरा देना पार्ट फॉर्म करता है, वो रेस जस्टे कहलाता है और इस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है रेस जस्टे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन ऑफ लिटिगेटेड एक्ट। अब क्या होता है कि एक ऑफेंस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको खाली आखिरी के पार्ट का एग्जांपल दिया, पर उससे पहले ए ने गन प्रोक्योर करी, ए का मोटिव बना कि बी को मारना है, एक गाड़ी लाया, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, फिर एक दिन बाद उसने प्लानिंग करी पूरी कि मैं बी के घर के बाहर जाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा और ऐसे उसका मर्डर करूंगा, और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे सपोज बी के घर बाहर आता है, वो उसको आवाज देता है, उसको शूट करता है। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन बहुत चेन ऑफ इवेंट से बनता है। एक ट्रांजेक्शन जो हमें रेस जस्टे में डील करना होता है वो सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन होता है, ना कि पूरी चेन ऑफ इवेंट्स। सिर्फ लिटिगेटेड एक्ट के ट्रांजेक्शन की बात की जाती है इसके अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, ऐसे प्रोविजंस होते हैं, उनका डेवलपमेंट जो होता है वो केस लॉस के थ्रू होता है। उनको प्रोविजन को पढ़ के ऊपर ऊपर से आप नहीं समझ सकते, आपको केस लॉस के थ्रू उनको समझना पड़ता है कि जजमेंट्स के थ्रू जुडिशरी ने उनकी क्या इंटरप्रिटेशन दी है और उस इंटरप्रिटेशन से आपको इन प्रोविजंस के ऊपर क्लैरिटी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ मेजर जजमेंट्स क्या है। सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर ये कहा गया था कि जो स्टेटमेंट होता है रेस जस्टे के अंदर मस्ट बी कंटेम्पोरेनियस विद द इंसिडेंट फॉर रेस जस्टे। जैसा मैंने आपको बताया कि ए ने बी को अपने घर के बाहर गोली मारी, आप सी जो डी के साथ बात कर रहे थे, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे और ब्यौरा दिया उसको एज इट इज, तो कंटेम्पोरेनियस इवेंट था, साथ ही साथ हुआ। जैसे एक्ट कर रहा था ए, उसी के साथ आप ब्यौरा दे रहे थे डी को, दे कंटेम्पोरेनियस इवेंट था। फिर एक केस आता है जनतेला विजय वर्धना राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक अक्यूज था, वो बस के अंदर जाता है और बस को आग लगा देता है। इसके कारण 23 लोगों की जल के मौत हो जाती है और उसमें क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उनमें से एक व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया होता है अक्यूज के अगेंस्ट में, उसकी वैलिडिटी को हम कहते हैं कि क्या वो वैलिड है रेस जस्टे के अंडर, क्या वो एज अ रेस जस्टे कंसीडर किया जा सकता है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नहीं, ये जो हमने रिकॉर्ड किया डाइंग डिक्लेरेशन वो इंसिडेंट खत्म होने के बाद आया था, देयरफॉर वो रेस जस्टे का पार्ट नहीं बनेगा एंड राइटफुली सो। अगर आपको रिकॉर्ड करके उसे प्रूव करना है तो आप डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) के अंदर प्रूव कर सकेंगे, पर रेस जस्टे का पार्ट वो नहीं बनेगा। फिर एक आर वर्सेस बैटिंगफील्ड का केस आता है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट केस है और आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, काफी पुराना केस है, 1695 का केस है। इसके अंदर ये होता है कि एक औरत का गला कट जाता है, काट दिया जाता है उसके हस्बैंड द्वारा, जिसका नाम बैटिंगफील्ड होता है, और वो अपने रूम से भागी भागी बाहर आते हैं और कहती है, आंट लुक व्हाट बैटिंगफील्ड हैज डन टू मी, आंट देखो बैटिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। और इस इंसिडेंट का ब्यौरा आंट देती है कोर्ट में। तो कोर्ट के पास क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था ये रेस जस्टे कहलाएगा। तो इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नहीं, ये जो इंसिडेंट ओवर हो चुका था उसके बाद में सेंटेंस दिया गया था डिसीज्ड के द्वारा, तो देयरफॉर वो रेस जस्टे का पार्ट नहीं बनेगा। अब 1695 का ये केस है, तो ये केस कहता है कि रेस जस्टे का जो प्रिंसिपल था वो उस समय पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, आगे आने वाले केसेस में अच्छे से डेवलप हुआ। तो आपको दूसरा केस जो मिलता है आर वर्सेस फॉस्टर का, उसके अंदर ये कहा था कि फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि हस्बैंड होता है, रोड पे क्रॉस कर रहा होता है, उसको एक ट्रक से टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, उसको चोट लग जाती है। अब उसकी वाइफ ने ट्रक को देखा होता है, वाइफ उसके पास पहुंचती है, पूछती है कि आपको चोट कैसे लगी, तो हस्बैंड उसे बताता है कि ट्रक आया था और ट्रक की वजह से मुझे चोट लगी है। तो वाइफ इस चीज का ब्यौरा कोर्ट में देती है और कोर्ट कंसीडर करता है कि ये जो था एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट बनता है और ये रेस जस्टे कहलाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि आर वर्सेस बैटिंगफील्ड और आर वर्सेस फॉस्टर के सिमिलर केसेस ये कि इंसिडेंट खत्म होने के बाद ही स्टेटमेंट दिया गया था। तो बात हमें ये देखनी है कि दोनों केसेस के बीच में करीब 150 साल का गैप है। 150 सालों के अंदर प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस जो था वो इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होते होते कोर्ट ने ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ब्रॉड समझा और उसके साथ ही रेस जस्टिस को इंक्लूड करा जस्ट बात के इवेंट्स में भी। जैसा कि हम आगे देखते हैं कि श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1991 का केस है, उसके अंदर ये कहा गया था कि जब भी कोई इंसिडेंट का विक्टिम होता है, वो इंसिडेंट खत्म होते ही पुलिस के पास पहुंचता है एफआईआर दर्ज कराने, तो सेक्शन 6 के अंदर रेस जस्टिस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, रात को आपको बंदूक की नोक पे 2 लोगों ने लूटा, आप रॉबरी की एफआईआर कराने चले गए पुलिस थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट। तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इंसिडेंट के बाद में एफआईआर दर्ज कराने जाना, तो ये सेक्शन 6 के अंदर रेस जस्टिस का पार्ट फॉर्म करता है, इसे हम रेस जस्टिस ही मानते हैं। अब एक बात और आपको बतानी जरूरी है यहाँ पे कि हम जो आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे उनमें से कई प्रोविजंस के अंदर जो बात कही गई है वो एक दूसरे से ओवरलैप करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एफआईआर राइट आफ्टर द इंसिडेंट अगर आप कराते हो तो वो रेस जस्टिस का पार्ट बनता है।
सिमिलरली हम आगे देखेंगे कि कंडक्ट, जब हम कंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 8 में, सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो होता है इंसिडेंट के बाद का, उसके अंदर भी अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हो तो सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट होता है। तो उसी तरह से सेक्शन 6 और सेक्शन 8 दोनों के अंदर एफआईआर दर्ज कराना रेलेवेंट हो सकता है। और ऐसे ही बाकी सब प्रोविजंस के अंदर भी देखेंगे कि कैसे वेरियस ओवरलैपिंग्स हैं, और ओवरलैपिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोविजंस दिए हैं, ओवरलैपिंग चलती है। कोर्ट अपने जजमेंट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं मेंशन करता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कौन सा एविडेंस एडमिट किया जा सकता है, कौन सा एविडेंस रेलेवेंट है, बस ये समझने के लिए हमें ये प्रोविजंस मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, आगे हम देखते हैं कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, या फिर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट होने की, या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स, तो इन सबका एविडेंस आप दे सकते हैं। तो वेदर ए मर्डर्ड बी, इसके अंदर क्वेश्चन था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पे स्ट्रगल के निशान है, मतलब अगर ए ने बी के घर में जाके उसका मर्डर किया तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके निशान है, कुछ कांच टूटा हुआ है, ग्लासेस गिरी हुई है, घर बिखरा हुआ है, तो ये सब होते हैं इफेक्ट। ऑफेंस हुआ उसके इफेक्ट है। फिर ए ने बी को शूट करके मारा सपोज, तो बी गिरता है, उसका खून बहता है, उसके चोट लगती है सर पे, तो ये ऑफेंस का इफेक्ट है कि उसको चोट क्या लगी, इंसिडेंट्स का इफेक्ट है ये। अब ओकेजन, कॉज और इफेक्ट को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा केस मिलता है यहाँ पे, जैनंद वर्सेस रेक्स का। ये जो केस है 1949 का है। इसके अंदर फैक्ट इन इशू ये होता है कि जे को ट्राई किया जाता है के मर्डर के लिए। फैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं इस केस के अंदर कि के जो होता है उसकी वाइफ ने जे को कुछ ऑर्नामेंट्स दिए होते हैं, और जे ने के से कुछ उधार भी लिया होता है जिससे वो ट्रक खरीदना चाहता है, पर वो ट्रक खरीदता नहीं है। अब जो के होता है वो चाहता है कि उसका पैसा वापस ले सके वो जे से, तो वो जे को कहता है कि भाई मुझे मेरा पैसा दो, वो प्रेशराइज करता है बेसिकली उसे कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो जे क्या करता है, के को अपने घर बुलाता है, कहता है कि मेरे घर पे आओ, ओवरनाइट रुको और मैं आपको अगले दिन पैसे दे दूंगा। के जो होता है वो जे के घर जाता है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कॉज, ओकेजन और अपॉर्चुनिटी क्या रही होगी इस केस के अंदर। तो सबसे पहले आता है कॉज, कारण क्या था, जे यहाँ पे के इंडेटेड था, मतलब उधार देता था के को, पर उसी कारण से कि वो उधार ना चुका सके वो उसका मर्डर करता है। दूसरी बात ये होती है कि अपॉर्चुनिटी क्या बनी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग होता है सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो एक ऑफेंस के लिए कंड्यूसिव होते हैं, मतलब एक ऑफेंस कमिट किया जा सके उसके सपोर्टिंग सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं तभी ऑफेंस किया जाता है, उसे कहते हैं ओकेजन। तो ओकेजन ये था कि जो के था वो जे के घर पे गया नाइट रुकने के लिए, तो ये उसके पास ओकेजन बना कि हाँ पूरे सर्कमस्टेंसेस थे, एक दिन वो मेरे पास रुकेगा, मैं उसका कभी भी मर्डर कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर। उन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस जहाँ पे एक ऑफेंडर को मौका मिलता है कि मैं इस समय पे ऑफेंस कमिट कर सकता हूँ, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अब जो अपॉर्चुनिटी होती है इट इज कार्व्ड आउट ऑफ ओकेजन। ओकेजन जो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनमें से एक को हम चुन के निकालते हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो ओकेजन का ही छोटा पार्ट होता है अपॉर्चुनिटी। तो इसके अंदर ये हमें ओकेजन, कॉज और अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। दूसरी बात ये होती है कि चंद्रगोपाल वर्सेस स्टेट के अंदर ये कहा गया था कि हमें इफेक्ट समझना है, तो दूसरा केस हमारे इफेक्ट के लिए वो है चंद्रगोपाल वर्सेस स्टेट। इसके अंदर ये कहा गया था कि वेदर अलीज पर्सन टुक पार्ट इन राइट। क्वेश्चन ये था कि जो भी अक्यूज पर्सन है उसने क्या राइट के अंदर पार्ट लिया है, तो उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान थे। जैसे अगर राइट होता है तो लाठी चार्ज वगैरह होती है, पुलिस आपके पीछे भागती है, पथराव वगैरह आप आपस में कर देते हो, तो उनके द्वारा जो भी चोटें लगती है तो उनका निशान हमको मिलता है उस पर्सन की बॉडी के ऊपर। तो ये इफेक्ट है राइट का। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिलता है कि अगर वो राइट में पार्ट नहीं लेता तो उसके ऊपर चोटें होने का कोई प्रोबेबिलिटी थी नहीं। अब उसके ऊपर चोटें हैं तो ये बताता ये इफेक्ट है कि वो राइट का पार्ट था। तो ये था हमारा सेक्शन 7 जो बात करता है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो ये रेलेवेंट कब होता है और क्यों होता है, ये होता है हमारा सेक्शन 7। नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा सेक्शन 8 है, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वो कहता है कि फैक्ट विच शोज द मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट जो सब्सिक्वेंट भी हो सकता है और प्रीवियस भी हो सकता है। इसके अंदर ये कहा गया है कि मोटिव और प्रिपरेशन, आशय जो होता है आपका, और प्रिपरेशन, तैयारी कुछ भी ऑफेंस करने की, उसे हम कब रेलेवेंट मान सकते हैं। इसके अंदर ये बात कही गई है कि जो कंडक्ट है, कंडक्ट के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे। अगर मैंने एक्स को कुछ बोला कि मैं बी को मारने वाला हूं, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ कंडक्ट में नहीं आएगा। इस कंडक्ट के साथ में मुझे कुछ एक्ट करनी पड़ेगी जो मेरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके। ये आपको एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये कहता है कि वेयर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज रेलेवेंट, तो एनी स्टेटमेंट विच इज मेड टू हिम विच अफेक्टेड हिज कंडक्ट इज ऑल्सो रेलेवेंट। इसका मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आपको बुक में भी एग्जांपल मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। उसके अंदर ये कहा गया है कि ए बी आपस में बात कर रहे थे, उन्हें पता पड़ा कि सी के घर चोरी हुई थी, और ए को पता पड़ा कि पुलिस आ रही है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए। आपने बी को ये बात बताई और बी ये बात सुनते ही भाग निकलता है।
अब ये जो कंडक्ट है बी का, ये स्टेटमेंट से अफेक्ट होता है, जो ए ने बी को स्टेटमेंट दिया उससे अफेक्ट होता है, तो ये यहाँ पर रेलेवेंट होगा। बी का कंडक्ट भागना, ये सुन के कि पुलिस आने वाली है जो उसे ए ने कहा था, ये होता है आपका एक्सप्लेनेशन 2, तो ये रेलेवेंट होता है। अब बात की जाती है कि मोटिव, मोटिव क्या हो सकता है? तो मोटिव होता है ए स्टार्ट फॉर द मर्डर ऑफ बी। आपको मैं मोटिव एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल्स आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि 6 to 16 और बाकी सारे प्रोविजंस में जहाँ पे भी आपको इलस्ट्रेशंस मिलते हैं ना एक्ट्स के अंदर, आपको सारे पढ़ के अच्छे से समझने होता है। इसका रीज़न ये है कि पहला तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेटर होती है प्रोविजन रिलेटेड, और दूसरी बात ये है कि आपके मेंस एग्जाम के अंदर और प्री एग्जाम के अंदर इन्हें पूछा जाता है, तो देयरफॉर आपको इलस्ट्रेशंस भी आने चाहिए समझ में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो अच्छा रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे मोटिव से रिलेटेड इलस्ट्रेशन ये मिलता है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। अब बी को ये पता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, और बी उससे ए से मनी एक्सटॉर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि भाई मैं जानता हूँ तूने सी का मर्डर किया है, अगर तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं कोर्ट में बता दूंगा कि तूने सी का मर्डर किया है। तो यहाँ पे ए का मोटिव बनता है, सिंस बी को पता था कि उसने सी का मर्डर किया और वो पैसा मांग रहा था, तो ए का ये मोटिव था कि बी को चुप कराया जाए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, कोर्ट को ना पता पड़े और उसे जेल ना जाना पड़े, तो ये उसका मोटिव बनता है कि वो बी को मारे। तो ये रेलेवेंट होता है यहाँ पे। प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन की बात है तो ए को वापस ट्राई किया जा रहा है फॉर द मर्डर ऑफ बी। अब यहाँ पे ए ने बी को जहर देके मारा होता है, और हमें ये पता पड़ता है एविडेंसेस के थ्रू, विटनेसेस के थ्रू कि 2 दिन पहले ही ए ने वही पॉइजन खरीदा था जिस पॉइजन के इफेक्ट से बी की डेथ हुई है। तो ये प्रिपरेशन दिखाता है कि एक ऑफेंस को करने की प्रिपरेशन है, तो वो भी रेलेवेंट होती है, और वो रेलेवेंट होती है सेक्शन 8 में। दूसरी बात होती है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो होता है कि ए को रॉब किया गया, और रॉब होते ही ए जाता है पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेस जस्ट के अंदर सेक्शन 6 में भी ये रेलेवेंट होता है, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में भी ये सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट होता है। ऐसे ही ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप से हमें कोई इशू नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और इनका प्रोविजन्स का बेसिकली पर्पज है कोर्ट को असिस्ट कर सके कि किन फैक्ट का एविडेंस हमें रेलेवेंट लगता है और उन्हें एडमिट किया जा सकता है और किन का नहीं किया जा सकता है। ओके, सो इसके ऊपर जो जजमेंट्स हमारे पास होता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो मोटिव होता है ना, सिर्फ उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। मोटिव का जो मतलब होता है, आशय है किसी को कोई ऑफेंस कमिट करने का। अब ये एक बहुत ही अच्छा रेलेवेंट ग्राउंड तो हो सकता है, पर एक कोरबोरेटिव फैक्ट ही है। आपको बाकी सारे फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे सफिशिएंटली, और फिर आप उनको कोरबोरेट कर सकते हो कि अच्छा ये फैक्ट थे, ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये ए ने किया होगा, तो ए का इसके पीछे ये मोटिव रहा होगा। तो मोटिव से आप कोरबोरेट कर सकते हो उन फैक्ट्स को, लेकिन मोटिव के बेसिस पे आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। दरबारी कुमार वर्सेस स्टेट के अंदर ये कहा गया था कि अक्यूज जब अपने ऑफेंस के एरिया से भाग जाता है, ऑफेंस कमिट करके भागता है, तो ये उसके कंडक्ट को जस्टिफाई करता है, मतलब कि उसने ये ऑफेंस किया था। तो इसके ऊपर आप इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हो कि उसने ऑफेंस किया होता है। अब इसके ऊपर काफी सारे केसेस आप कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। ये बहुत ही अच्छा केस है जिसमें आपको मोटिव और कंडक्ट समझ में आएगा। इस केस के अंदर ये हुआ था कि अक्यूज जो होता है वो एडिक्ट होता है गांजे का, ठीक है, वीड का एडिक्ट होता है, और वो डिसीज पर्सन जो मृत है उससे पैसा मांगता है कि भाई मेरे को पैसा दे, मेरे को वीड खरीदना है और नशा करना होता है। तो जैसे ही सिचुएशन बिगड़ती है ना, पहले तो वो पैसा देने से मना कर देता है डिसीज, फिर सिचुएशन बिगड़ने के ऊपर उसको बांधना पड़ जाता है, अक्यूज जो होता है उसे बांधना पड़ जाता है, पर अक्यूज किसी तरह उससे छूटने में मैनेज कर लेता है, ही मैनेजेस टू एस्केप। अब जैसे ही वो निकलता है, वो एक एक्स लेता है, एक्स लेके वो डिसीज को मार देता है। अब इसके पीछे, मारने के पीछे उसका मोटिव क्या होता है? 2 मोटिव होते हैं। पहला तो ये कि जब मैंने पैसे मांगे तब तूने पैसे नहीं दिए, और दूसरा ये कि आपने मुझे बांधा होता है, चेन किया होता है, तो देयरफॉर मेरा मोटिव फॉर्म होता है कि मैं आपको मारूं। और जो कंडक्ट होता है, अब क्या होता है कि अक्यूज ने उसको मर्डर किया, भागा। अब जब अक्यूज पकड़ में आता है ना, तो वो ऐसे एक्ट करता है दैट ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पागल है, विकृत मनोशक्ति का है, तो वो ये दर्शाता है कि मैं अनसाउंड माइंड का हूँ। लेकिन जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है तो कोर्ट को ये पता चलता है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होता है। तो अब इससे उसका कंडक्ट पता चलता है कि सिंस उसने ये ऑफेंस कमिट किया, तो वो ऐसा कंडक्ट दर्शा रहा है जिससे वो बच सके ऑफेंस से, अनसाउंड माइंड का ग्राउंड लेके। अक्यूज्ड एक्टेड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दीज फैक्ट्स वर रेलेवेंट। अब इन फैक्ट्स को रेलेवेंट माना कि आपके पास मोटिव था, आपके पास कंडक्ट भी था, तो इससे पता पड़ता है कि अक्यूज ने वो ऑफेंस किया होगा, और अब आप सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के साथ में इन फैक्ट्स को मिलाओगे कि हाँ इसके पास मोटिव था, इसका कंडक्ट ऐसा था, तो इसी ने ऑफेंस किया होगा। तो देयरफॉर कन्विक्शन ऐसे फैक्ट्स के ऊपर मिलता है, ये तब रेलेवेंट होता है। मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है कोई ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से एक आदमी कोई चीज करने के लिए आशय बनाता है, डेट विच मूव्स अ मैन टू डू अ थिंग। अब मोटिव क्या हो सकता है? तो मोटिव हो सकता है रिवेंज, ठीक है, पेक्यूनियरी बेनिफिट, पैसा मिलना देना, राइवल्स जो भी आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनके खिलाफ कोई स्टेप लेना हो गया, बेनिफिट्स हो गए, किसी भी नेचर के बेनिफिट्स होते हैं,
प्रिजर्व रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन, गुडविल को बचाना। तो ये सब कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं मोटिव के। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मोटिव और इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटेंशन को भी हम आगे काफ़ी बार पढ़ेंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट में इंटेंशन को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। तो मोटिव और इंटेंशन में ये फर्क होता है कि मोटिव होता है, मोटिव की वजह से इंटेंशन बनता है। मोटिव इज दैट विच प्रॉम्प्ट्स इंटेंशन, मोटिव इज द रीजन विच प्रॉम्प्ट्स इंटेंशन। इसके मैंने 2 एग्जांपल दिए, उससे आपको समझने में इजी रहेगा। पहला एग्जांपल ये है कि अ मैन ट्राइज टू शूट एंड किल अ टाइगर, इंस्टेड ही किल्स अ मैन। एक आदमी जो होता है वो एक बाघ को मारना चाहता है, पर वो गोली बाघ को नहीं लगती है, आदमी को लग जाती है। इसका फैक्ट ऐसा कह सकते हो आप कि ए और बी सफारी पे जाते हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उनका एक शेर से सामना हो जाता है और उनकी जीप जो होती है वो खराब हो जाती है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो शेर को मारो या खुद मरो। तो इसमें जो होता है ए वो अपनी गन से शेर को शूट करता है। तो इसके पीछे, शेर को शूट करने के पीछे मोटिव क्या होता है उसका? तो उसका मोटिव ये होता है कि जो डेंजर उत्पन्न हुआ है शेर के वहाँ होने से, लायन के वहाँ होने से, जो डेंजर हमें हुआ है, हमारी लाइफ को थ्रेट हुआ है, उसे खत्म किया जा सके। ये होता है मोटिव। अब इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन होती है टू किल दैट लायन। मोटिव था डेंजर खत्म करना, इंटेंशन थी लायन को मारना। तो ये इंटेंशन और मोटिव का फर्क होता है। मोटिव जो होता है, मोटिव की वजह से इंटेंशन बनती है। डेंजर हमें खत्म करना था, इसलिए हमारी इंटेंशन बनी कि हम लायन को मारें। ठीक है, ये था हमारा मोटिव और इंटेंशन। अब जो दूसरा फैक्ट आता है वापस से ये है कि ए ओज ₹1 लाख टू बी। ए बी को लाख रुपया ओ करता है, बी उससे पैसा मांग रहा होता है, बार बार प्रेशराइज करता है, वो कहता है कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो केस कर दूंगा। अब इस मोटिव, इसके बीच में ए का ये मोटिव फॉर्म होता है कि यार इस प्रेशर से मुझे छूट चाहिए, ये प्रेशर मैं नहीं झेल सकता, कोर्ट वोट के चक्कर में मैं नहीं फंस सकता, मेरे को पैसे की भी जरूरत है, मैं पैसा चुका भी नहीं सकता हूँ। तो वो मोटिव फॉर्म करता है कि मुझे इस प्रेशर से रिड करना है, मेरे को प्रेशर और नहीं झेलना है। फिर वो इंटेंशन बनाता है कि इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी को मार सकता हूँ। वो बी को अपने घर बुलाता है और बी को शूट कर देता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को गेट रिड करने के लिए, दैट इज उस प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए वो बी को मार देता है। तो मोटिव था हमारा प्रेशर से छुटकारा पाना और इंटेंशन था हमारा बी को किल करना। तो प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए हमने इंटेंशन बनाई कि बी को किल करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये होता है मोटिव और इंटेंशन में फर्क। मोटिव इज द रीजन विच इंड्यूसेस अ मैन टू डू एन एक्ट विच ही इंटेंड्स टू डू एंड डज। मोटिव वो रीजन होता है जिसकी वजह से एक आदमी को ये एक्ट करने के लिए इंड्यूस्ड होता है और वो एक्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा मोटिव। प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में जो सेक्शन 8 था वो हमने यहाँ पे कवर किया। अब जो हमारा सेक्शन 9 है वो कुछ 6 पॉइंट्स की बात करता है जो हमें मिलते हैं। वो होता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, ये हमारी हेडिंग होती है। हाउएवर इसके अंदर हमें 6 फैक्ट्स मिलते हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो पहला फैक्ट होता है फैक्ट्स विच एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं वो रेलेवेंट होता है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी अपनी वाइफ का मर्डर करता है। जो केस है राहन लालू वर्सेस एम्परर, मैन किल्ड हिज वाइफ विद एन एक्स। और जो उसके पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो पड़ोसी वहाँ क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि जो उनका बच्चा होता है 4-5 साल का, वो रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा ने मेरी माँ को मार दिया। तो पड़ोसी वहाँ पहुँचते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पड़ोसी है कोर्ट में विटनेस बन के आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कोर्ट में पहुंचे कैसे? तो कोर्ट में आप घर पे पहुंचे कैसे? तो ये रेलेवेंट फैक्ट है कि हाउ डिड यू गेट देयर। ठीक है, तो वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के वहाँ पहुंचे। तो यहाँ पे ये फैक्ट नेसेसरी हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट को। अब आप ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा चाइल्ड क्राइड फॉर हेल्प, तो ये यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोविजंस को जोड़ सकते हैं। पहला रेस जस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मैंने अपनी वाइफ को मारा, जैसे उसने मारा जो उसका बच्चा था वो रोने लगा, तो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म हुआ। और फिर जो थे, जो अक्यूज लोग, विटनेसेस लोग थे, विटनेसेस जो थे वो उस मौके पे पहुंचते हैं, तो ये उनका कंडक्ट दर्शाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक ही केस के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस को जोड़ा और हमने देखा कि कैसे ओवरलैप होता है। तो ये ओवरलैप समझना जरूरी है ताकि हम बाद में परेशान ना हो ये सोच सोच के कि एक फैक्ट यहाँ पे भी लग रहा है, एक फैक्ट यहाँ पे भी लग रहा है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोविजन लगेगा? तो कोर्ट को डिसाइड नहीं करना होता कौन सा प्रोविजन लगेगा। अगर वो फैक्ट कोर्ट को रेलेवेंट लग रहा है इन प्रोविजंस के अंदर, तो जरूरी नहीं किस प्रोविजन के अंदर लग रहा है, कोर्ट उसको रेलेवेंट कंसिडर करते हुए आगे प्रोसीड कर सकता है और जजमेंट दे सकता है। तो ये था हमारा पहला इशू। दूसरा जो था फैक्ट्स विच आर इंट्रोडक्टरी इन नेचर। इंट्रोडक्टरी कैसे कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है? तो सीधा सीधा आप ये जाके नहीं कह सकते कि ये एक गन थी, ए ने जाके शूट कर दिया। पहले आप ये बताओगे कि ए और बी पहले दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच में पैसों को लेके झगड़ा हुआ, बी उसके पैसे नहीं चुका पाया और फिर उसने ए का मर्डर किया। तो ये आपको फैक्ट्स जो होते हैं इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा केस का, तभी कोर्ट पूरी ओपिनियन फॉर्म करके जजमेंट दे पाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो है फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट इन्फरेंसेस। ऐसे फैक्ट्स जो रिबट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन्फरेंसेस को। इसमें जो केस है वो है एम्परर वर्सेस वहीदुद्दीन। इसमें जो था कि जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या अक्यूज लोगों के बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी? तो इसमें ये बात थी कि जो अप्रूवर था
अप्रूवर के साथ में वो अक्यूज लोगों ने पहले मिलीभगत की थी, बातचीत की थी कि हम ऐसा ऐसा ऑफेंस करेंगे, तो ये रेलेवेंट है, ये सपोर्ट करता है फैक्ट को कि उन दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी टू कमिट एन ऑफेंस, अक्यूज के बीच में और अप्रूवर के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी टू कमिट एन ऑफेंस। ये प्रूव करता है ये ट्रांजेक्शन जो था अक्यूज और अप्रूवर के बीच में। अब अप्रूवर को हमने पहले पढ़ रखा है। अप्रूवर वो होता है जो पहले तो अक्यूज होता है, अकम्प्लीस होता है सॉरी, जिसने क्राइम कमिट करने में हेल्प की होती है, लेकिन ऑन टेंडर ऑफ पार्डन बाय द प्रोसिक्यूशन वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है, और जब वो विटनेस देता है, टेस्टिमनी देता है, उसे हम अप्रूवर कहते हैं। तो अकम्प्लीस जो होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस बनने के बाद में अप्रूवर बन जाता है, और अप्रूवर की टेस्टिमनी जो होती है वो रेलेवेंट होती है, उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन कर सकते हो। ऐसा आपको कहाँ मिलता है? तो वो आपको मिलता है सेक्शन 133 में। नाउ अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फैक्ट्स विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो ऐसे कोई फैक्ट जिससे किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी पता चलती है, चीज वस्तु की पता चलती है हमें आइडेंटिटी, वो रेलेवेंट होते हैं। इसमें ही आता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो दिस मेक्स द प्रोविजन एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपको सेक्शन 9 में मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पांचवा पॉइंट है वो फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ व्हेन द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू अकर्ड। अब कोई भी जब ऑफेंस कमिट किया गया ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस समय इस जगह पे इस दिन ये ऑफेंस कमिट किया गया था, ताकि आप स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश कर पाओ कि अक्यूज उस समय उस दिन उस जगह पे मौजूद था। जो हमारा आखिरी पॉइंट है फैक्ट शोइंग रिलेशन ऑफ पार्टीज टू ट्रांजेक्शन। ए ने बी का मर्डर किया, अब जमीनी विवाद था, ए और बी रिश्ते में थे, ए बी का भांजा लगता था, तो ए बी का मर्डर करता है इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर जमीन जो होती है वो डिवॉल्व करने जा रही होती है। तो आपको यहाँ पे पार्टीज के बीच में रिलेशन समझाना पड़ेगा कोर्ट को, ताकि कोर्ट उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और जजमेंट बना सके। अब हम पढ़ते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है। जो तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी वो 2005 के अमेंडमेंट से सीआरपीसी में ऐड की गई। उसके पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई प्रोविजन हमें नहीं मिलता है। तो अमेंडमेंट जो था वो ये कहता है, सेक्शन 54A ऐड हुआ, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाते हैं उनकी कस्टडी में, अक्यूज होता है वो ऑफेंस का, और उन्हें लगता है कि इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी विटनेस के द्वारा, तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके बेसिस के ऊपर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कराने की परमिशन देते हैं। और जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही कंडक्ट की जाती है, ताकि इंश्योर किया जा सके कोई बायस नहीं है पहले से, ठीक है, पुलिस की वजह से कोई इंटरफेरेंस नहीं है पुलिस की तरफ से, और कोई बायस नहीं होता है विटनेसेस के प्रति। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट का प्रेजेंट रहना वहाँ पे जरूरी होता है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है? तो जैसा कि आपने पिक्चरों में, मूवीज के अंदर और शोज में देख रखा होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड में 5-7 सिमिलर टाइप के आदमियों को, कद काठी जिनकी सेम होती है, उनको एक जैसे कपड़े पहना देते हैं, और ये लोग वही होते हैं जो जेल के अंदर प्रिजनर्स ऑलरेडी होते हैं या फिर उन्हें लाया जाता है, तो उन्हें सेम टाइप के कपड़े पहना देते हैं, उनकी कद काठी सेम होती है, 19-20 का फर्क होता है, तो उन्हें एक लाइन में खड़ा किया जाता है, और जो विटनेस होता है उसे एक एक करके वो जो लोग खड़े किए गए हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए वो दिखाए जाते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि अक्यूज या जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो है कौन। अब इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, राम बाबू और स्टेट ऑफ यूपी के अंदर मिलता है, कि हमें ये पता करना है कि क्या जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है, उसकी बात के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज टू टेस्ट एंड स्ट्रेंथन द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ अ विटनेस। जो भी विटनेस के द्वारा सारवान एविडेंस दिया गया है, सारवान साक्ष्य दिया गया है, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस कितनी है, तो ये हमें पता करना होता है। जहाँ पे भी आई विटनेस क्लेम करता है कि मैं पहचान सकता हूँ अक्यूज को देख के, अगर आप उसको मुझे दिखाओगे तो वहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करना वाजिब होता है, और लखविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर ऐसा कहा गया था। अगला जो केस होता है वो है सी मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड का एविडेंस होता है ना, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, वो कोरेबोरेटरी इन नेचर होता है, मतलब उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हो, वो कोरेबोरेटरी होता है। कोरेबोरेटरी इन व्हाट सेंस कि वो जो भी हमारा विटनेस होता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को सपोर्ट करता है कि हाँ विटनेस जो कह रहा है वो सच ही कह रहा होगा, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर विटनेस को पुलिस ने पहले ही फोटो दिखा रखी है, या फिर विटनेस ने अक्यूज को देख रखा होता है और विटनेस अक्यूज को जानता होता है कि हाँ इसी ने ऑफेंस किया है, तो फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का पर्पस रह ही नहीं जाता है, वो खत्म हो जाता है। और देयरफॉर हम इस तरह के बायसेस से बचते हैं, और अगर ऐसा कुछ बायस है, फोटो दिखा दी गई है या फिर अक्यूज जो है वो विटनेस के नोन है, तो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं कराते हैं। ये था हमारा सेक्शन 9। मूविंग ऑन, जो हमारा सेक्शन 10 होता है वो ये कहता है कि वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट, तो any transaction or any communication made between such persons who are alleged to have been involved in criminal conspiracy, it shall be relevant against each of the said persons to prove that they have engaged in conspiracy। तो हमें यहाँ पे दो बात ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये है कि
रीजनेबल ग्राउंड आपके पास होना चाहिए पहले से, कोई ना कोई सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप ये रीजनेबल ग्राउंड फॉर्म करते हो। जो कोर्ट होता है वो रीजनेबल ग्राउंड फॉर्म करता है, पुलिस होती है वो फॉर्म करती है कि हाँ कॉन्स्पिरेसी हो रही है दो लोगों के बीच। और कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस तभी दिया जा सकता है जब उस कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्ट होने के बाद में कोई कम्युनिकेशन उन पार्टीज के बीच में हुआ है। अब कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, तो 120A के अंदर बताया गया है कि एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट, कोई ऑफेंस करने का एग्रीमेंट, या टू डू एन एक्ट बाय इलीगल मीन्स, कोई भी लीगल एक्ट करना इलीगल तरीके से, उसे भी हम कॉन्स्पिरेसी में गिनते हैं। तो ये जो 120A का प्रोविजन है ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। बेसिकली जब ये लाया गया था तो इसका पर्पस था कि जो भी ब्रिटिश एरा का लॉ है तो जो इसका पर्पस ये था कि जो भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही है टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उन्हें रोका जा सके। बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे उनके अगेंस्ट में लाया गया था। अभी थोड़ा रिडंडेंट है और इसके ऊपर इश्यूज भी आए दिन उठते रहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन लॉ के ऊपर कि क्या आज इनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये तो था हमारा कॉन्स्पिरेसी का इशू। मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, अब ये केस जो है वो निर्भया वाला केस होता है, मुकेश वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर ये बात कही गई कि वंस रीजनेबल ग्राउंड इज शोन दैट 2 or more पर्सन हैव कंस्पायर्ड टू कमिट अ कॉन्स्पिरेसी देन एनीथिंग सेड और डन बाय एनी ऑफ देम इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर्स। इसका मतलब यह है कि 5 लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी होती है कि हम एक पर्टिकुलर ऑफेंस करेंगे और उनके बीच में ए और बी के बीच में उनमें से कॉन्वर्जेशन होता है कि हाँ मैं ये करूँगा, बी दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा, सी जो है वो गाड़ी लेके खड़ा रहेगा, बी, सी और ए जो मैं हूँ ए, हम तीनों घर में जाके चोरी करेंगे। ये ए जो होता है बी को लेटर लिखते हुए कहता है। तो ये जो लेटर है वो एविडेंस में लिया जा सकता है, पहला ये प्रूव करने के लिए कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है और दूसरा ये प्रूव करने के लिए अगेंस्ट ईच पर्सन सो कंस्पायरिंग कि ए, बी, सी, डी और ई ये 5 लोग जो थे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। तो ऐसे हम उस कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। अब इस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, मतलब इस प्रोविजन का पर्पस क्या है, तो क्या होता है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको बड में ही रोक देना, मतलब उनको बनने ना देना ऑफेंसेस को, वो रोकने के लिए बेसिकली ऑफेंस कमीशन होने से पहले ही ऑफेंसेस को रोक देने के लिए अगर हम कुछ स्टेप लेते हैं तो वो सेक्शन 10 के अंदर हम ले सकते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया ये ब्रिटिश एरा का लॉ है तो इनका पर्पस ये होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्राइम, कोई भी एक्ट या कोई भी ऑफेंस जो ऐसा उन्हें ओवरथ्रो कर सके, उन्हें भारत से बाहर निकाल सके, ऐसा कोई भी एक्ट रोकने के लिए हमने ये प्रोविजन इंक्लूड किया होता है। तो आज भी इसकी रेलेवेंस है। कोई भी ऑफेंस अगर आप करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाते हो और उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो आप इस प्रोविजन के अंदर उसे रेलेवेंट रखते हुए कन्विक्शन ढूंढ सकते हो। ये था हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 11 एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसके अंदर एलिबाई का फैक्टर आता है। तो ये जो कहता है वो ये है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट नहीं होते अदरवाइज तो वो कब रेलेवेंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ये एलिबाई को डिफाइन करता है, बेसिकली एलिबाई से डील करता है। एलिबाई का मतलब क्या होता है कि ऑफेंस हुआ और जो अक्यूज है वो क्लेम करता है कि ऑफेंस के समय मैं वहां नहीं था, मैं कहीं और था, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एलिबाई। तो इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब एक फैक्ट दूसरे से इनकंसिस्टेंट होता है इसका अर्थ ये होता है कि ए और बी दोनों फैक्ट्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर बी के मर्डर का आरोप लगा है और ये कहा गया कि 25 अप्रैल की शाम 5 बजे जयपुर के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ए ने बी का मर्डर किया होता है, ही शॉट बी, ऐसे। तो जो ए होता है, अक्यूज होता है, वो कोर्ट में लाया जाता है और वो ए कहता है कि मैं 25 अप्रैल की शाम 5 बजे जयपुर में नहीं था, दिल्ली में था, अपने रिलेटिव के घर था, शादी अटेंड करने गया था, ये रही उसकी फोटोज, ये रही उसकी वीडियो टेप। तो ये एविडेंस होता है जो प्रूव करता है कि अक्यूज उस समय वहां पे नहीं था। ये जो फैक्ट है ये इनकंसिस्टेंट है दूसरे फैक्ट से कि अक्यूज ए जो है वो जयपुर में था और उसने बी का मर्डर किया होता है। तो देयरफॉर दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। तो अगर ए प्रूव कर देता है कि मैं दिल्ली में था, ए उस फैक्ट को प्रूव कर देता है जो इनकंसिस्टेंट है, रेलेवेंट फैक्ट है फैक्ट इन इशू के इस केस में, जो कि ये क्या उसने मर्डर किया होता है, अगर ये प्रूव कर रहा है कि मैं उस समय वहां पे अवेलेबल नहीं था तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा और देयरफॉर जो सेकंड फैक्ट है, जो हमारा फैक्ट इन इशू है, वो प्रूव नहीं हो सकेगा कि क्या ए ने मर्डर किया था बी का। और अगर ये प्रूव नहीं हो सकेगा तो हम ए को कन्विक्ट नहीं कर सकते, हम उसे एक्विट करेंगे। तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबाई। अब विजयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस के अंदर ये कहा गया था कि अगर आपको एलिबाई का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करना है ना, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इतना सफिशिएंटली डिस्टेंस पे थे कि आप उस समय वहां पे हो ही नहीं सकते थे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब जैसे कि व्यक्ति जो था वो जयपुर की जगह दिल्ली में था, लेकिन अब वो एविडेंस देता है कि मैं जयपुर में गोपालपुरा के एरिया में नहीं था। फॉर एग्जांपल गोपालपुरा जयपुर में एरिया है, वहाँ पे नहीं था, मैं गोपालपुरा से 10 किलोमीटर दूर मानसरोवर समथिंग एरिया में था। तो अब अगर वो इसका एग्जांपल देता है तो ये जो है कि ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है कि यार 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर टाइम फ्रेम में आधी घंटे अभी 19-20 होता है, ऊपर नीचे होता है,
तो अक्यूज जो हो सकता है वो उस जगह पे जाके ऑफेंस करके वापस अपनी जगह पे आ सकता है, तो यहाँ पे डाउट रह जाता है रीजनेबल। तो यही कहा गया था कि प्ली कैन नॉट सक्सीड इफ द अक्यूज इज नॉट एज फार अवे एज ही क्लेम्स टू बी, जिसका अर्थ यह है कि अक्यूज को इतना दूर रहना जरूरी है कि वो ऑफेंस कमिट ना कर सके और इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही ना रह जाए कोर्ट के मन में कि वो उस जगह प्रेजेंट था। इसका एक और एग्जाम्पल है जो जजमेंट राइटिंग के अंदर हमें एक केस मिला था कि भोपाल का इंसिडेंट होता है, रोड रेज का इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, और जो अक्यूज होता है उसकी गाड़ी को नोट कर लिया जाता है और अक्यूज अपनी जगह से अपनी एक्सीडेंट के थ्रू भाग जाता है, एक्सीडेंट करके हिट एंड रन का केस हो जाता है। तो अब जब अक्यूज को कोर्ट में लाया जाता है तो अक्यूज कहता है कि मैं 5 बजे के टाइम शाम को उस समय उस जगह पे मौजूद नहीं था, मैं 5 बजे दूसरी जगह पे था, और इसका एविडेंस देता है वो किसी विटनेस को बुला के। तो वो विटनेस कहता है हाँ साहब ये 5 बजे तो नहीं 5:30 बजे मेरे साथ जरूर था। अब जो 5:30 बजे वो दूसरी जगह पे था वो भोपाल के दूसरे कोने में जगह लोकेटेड होती है, वो उस सेंटर से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ से 15 किलोमीटर दूर होती है। तो कोर्ट यहाँ पे ये नोटिस करता है कि जो 30 मिनट का डिस्टेंस है उसमें शहर के एक कोने से दूसरे कोने में आप जा सकते हो, और देयरफॉर ये जो एलिवाई आप क्लेम कर रहे हो ना वो सफिशिएंट नहीं है, वो अपना वाटर होल्ड नहीं करती, अपना ग्राउंड होल्ड नहीं करती, तो इसके बेसिस पे हम आपको एक्विट नहीं कर सकते क्योंकि सफिशिएंटली इनकंसिस्टेंट नहीं है हमारे फैक्ट इन इशू के कि क्या आपने एक्सीडेंट किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा एलिवाई का एग्जाम्पल। अब जो दूसरा हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है कि इफ दोज फैक्ट्स बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। ऐसे फैक्ट्स जो किन्हीं और फैक्ट से कनेक्शन में या खुद से ही फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल बना देते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ए जो होता है वो बी को नकली नोट, फॉर्ज नोट देता हुआ पकड़ा जाता है। तो ए को अक्यूज बना के कोर्ट में लाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ए ने बी से पहले भी सी, डी और ई को नकली नोट दिए थे। अब ये देने पर हम प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं कि ए को पता था कि जो वो नोट बी को दे रहा है वो नकली होगा, मतलब हाईली प्रोबेबल है कि ए को नॉलेज थी कि वो नोट जो है वो बी को दे रहा है वो नकली होगा। सिमिलरली ऐसे ही जो केस था वो बी चौखानी वर्सेस WI थिएटर, इसके अंदर ये कहा गया था कि हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है इट इज मोर देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है आपका उससे थोड़ा ज़्यादा। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि बी से पहले उसने सी, डी और ई 3 इंस्टेंसेस पे नकली नोट दिए थे, तो ये हाईली प्रोबेबल है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ से ज़्यादा है कि हाँ ए को नॉलेज थी। नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ तो ये होता है कि ए बी को नकली नोट दे रहा है तो उसे पता होगा कि यार ये नकली नोट है, लेकिन आप ये भी प्रूव करते हो कि उससे पहले उसने 4 बार नकली नोट दिया है, तो ये बताता है कि ए को डेफिनेटली नॉलेज थी, दैट इज इट इज हायर इन प्रोबेबिलिटी कि ए को नॉलेज थी। तो ये था आपका सेक्शन 11। इसके अंदर हमने देखा एलिबाई और जो इसका सेकंड प्रोविजन है कि फैक्ट इन इशू को हम कैसे इम्प्रॉबेबल और प्रोबेबल बना सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 11। जो हमारा सेक्शन 12 है वो बात करता है डैमेजेस की। अगर किसी सूट के अंदर डैमेजेस की बात हो रही है तो ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से डैमेजेस इफेक्ट होता है वो भी रेलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फैक्ट्स जो डैमेजेस मिटिगेट करते हैं या एग्रीवेट करते हैं वो सब रेलेवेंट होते हैं। मिटिगेट मतलब डैमेजेस को कम करते हैं, एग्रीवेट मतलब डैमेजेस को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिफेमेशन का सूट चल रहा है, अखबार के अंदर आपने डिफेमेशन देखा अपना और आपने उसके ऊपर केस किया एडिटर के ऊपर, फिर आपको पता पड़ता है कि उसी एडिटर ने अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग आर्टिकल्स में और इंस्टेंसेस के ऊपर भी आपके बारे में डिफेमेटरी मटेरियल लिखा है। तो ये बात करता है कि मल्टीपल इंसिडेंट्स का मैटर है, एडिटर ने मल्टीपल टाइम्स आपके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स किए हैं, तो ये फैक्ट्स क्या करेगा, ये आपके डैमेजेस को एग्रेवेट करेगा, आपके डैमेजेस को बढ़ाएगा, सिंस डिफेंडेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स वही एक्ट किया है। तो ऐसा फैक्ट भी जो आपके डैमेजेस को बढ़ाता है या कम करता है उसे हम रेलेवेंट मानते हैं सेक्शन 12 में। अब जो सेक्शन 13 है वो बात करता है कि फैक्ट्स रेलेवेंट इन मैटर्स फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम्स आर रेलेवेंट। अब कस्टम्स क्या होते हैं, यूजेजेस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कस्टम्स, आपने सुना तो होगा कि बहुत राइट्स एंड कस्टम्स ये है, राइट्स एंड कस्टम्स वो है। तो कस्टम्स होते क्या है, कस्टम्स ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जो किसी फैमिली या किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी रीजन में काफ़ी लंबे समय से चल रही होती है, जिसका कोई आप लिंकेज नहीं कर सकते हो पुराने टाइम में जाके, बहुत समय से चल रही होती है। वो लॉ के इनकंसिस्टेंट नहीं होती है और वो कंटिन्यूड होती है और यूनिफॉर्म होती है, उनके अंदर वेरिएशंस नहीं होते, तो उसे हम कस्टम्स कहते हैं। अब यूजेजेस क्या होते हैं, तो यूजेजेस सिमिलर टू कस्टम ही होते हैं, पर वो सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं होते, उनको आप 1000 साल 500 साल पहले तक नहीं लिंक कर सकते हो, वो रिसेंट प्रैक्टिसेस होती है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हो गई, फैमिली प्रैक्टिसेस हो गई, उन्हें हम यूसेज कहते हैं। तो यूसेजेस भी होते हैं जो ओवर टाइम अगर कुछ सेंचुरीज तक फॉलो किए जाएंगे तो शायद वो भी कस्टम बन जाएंगे। और जो कस्टम्स होते हैं कहीं कहीं उन्हें लॉ की मान्यता भी दी जाती है। लॉ के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो लॉ क्या होता है, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशंस, जजमेंट्स, तो कहीं ना कहीं कस्टम्स को भी उनमें ऐड किया जा सकता है, आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं तब। तो ये होता है कस्टम और यूसेज। तो इन्हें प्रूव कैसे किया जा सकता है कि क्या एक ट्रांजेक्शन कस्टम है या नहीं, इसे आप कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें सेक्शन 13 मिलता है, उसमें बता गया है कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कस्टम पहली बार बना,
कस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ या कस्टम के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ कस्टम को जिसमें हमने असर्ट किया हो, जिसमें हमने कस्टम बताया हो, वो रेलेवेंट होगा। दूसरा पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पे ट्रांजेक्शन को हमने मॉडिफाई किया, एक्सरसाइज किया, क्लेम किया, तो वो भी रेलेवेंट होता है। अब बात होती है कि कस्टम को आप कैसे प्रूव करेंगे, तो मल्टीपल प्रोविजंस मिलते हैं आपको कस्टम प्रूव करने के। पहला प्रोविजन होता है सेक्शन 13 जो हमने अभी पढ़ा। सेक्शन 32 जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी हमें पता पड़ता है कि जो कस्टम होता है उसकी ऐसे कोई लोग जिनको उस कस्टम की नॉलेज होती है, लाइक्लीहुड होता है, प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है तो इसी व्यक्ति को उसकी नॉलेज होगी, तो उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाँव के अंदर एक रोड है और वो रोड 100-200 सालों से गांव के लोगों द्वारा यूज़ की जा रही है और केस आता है कि क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर ये गांव की प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर ईजमेंटरी राइट्स है लोगों का क्रॉस करने का। तो जो विलेज हेडमैन होता है, जो गांव का सरपंच होता है, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज होता है कि ये कस्टम है, हमारे पूर्वज इसे फॉलो करते आए हैं और उसका एविडेंस देते हैं। तो ये यहाँ पे फॉलो करता है। 32 के अंदर हम पढ़ेंगे कि बाय ओपिनियंस ऑफ पर्सन लाइकली टू हैव नॉलेज ऑफ इट, जिन्हें इसकी जानकारी हो सकती थी। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बेसिकली जो विलेज हेडमैन वाला मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो डेड है या फिर वो इतने बुजुर्ग है कि वो उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, या फिर इतना दूर रहते हैं जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से काफ़ी दूर है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, तो उन्हें कोर्ट को लाने में अनरीजनेबल डीले एक्सपेंडिचर होगा और उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, जैसा हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 में वापस से। तो उनका एविडेंस होता है वहाँ पे वापस एक्सेप्टेबल होता है। सी और डी को हमने ए और बी 13 के अंदर पढ़ लिया। ई जो होता है जजमेंट्स और डिक्रीज आर रेलेवेंट टू प्रूव कस्टम। वापस से हमारे पास एक केस आता है कि ए और बी दो के बीच में विवाद होता है। ए बी को ट्रेसपास के लिए सू कर रहा होता है, बी उसकी ज़मीन से क्रॉस कर रहा होता है हाईवे पे जाने के लिए, और बी क्लेम करता है कि साहब ये ज़मीन जो है ए की ज़रूर है पर इस पर ईजमेंटरी राइट है लोगों का, गांव के लोगों का पास करने का हाईवे तक जाने के लिए। अब सिमिलरली ए ने 2 साल पहले सी को भी इसी केस के अंदर ट्रेसपासिंग के लिए सू किया होता है और उसके अंदर कोर्ट ने जजमेंट दिया होता है कि जो सी है ही हैड एन ईजमेंटरी राइट ओवर एज प्रॉपर्टी टू क्रॉस हिज लैंड एंड गो टू दी हाईवे। तो ये जो डिक्री है, ये जो जजमेंट रहेगा ना कोर्ट का, वो रेलेवेंट रहेगा इस दूसरे केस के अंदर भी ये प्रूव करने के लिए कि बी का ईजमेंटरी राइट था ए की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगी कस्टम्स और यूजेजेस को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें से अगर आपके पास कोई भी फैक्ट अवेलेबल होता है आप उसे प्रोड्यूस करके प्रूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 14 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हमारा जो सेक्शन 14 है वो बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडी फीलिंग इज रेलेवेंट। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है? तो स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका मेंस एरिया। तो जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑफेंसेस के अंदर अगर ऑफेंसेस के लिए आपको कन्विक्शन पाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेंस एरिया था, आदमी का वो ऑफेंस करने का इंटेंशन या मोटिव था। ठीक है, हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर यूजुअली अगर एक ऑफेंस आपको कमिट करना है तो उसमें मेंस एरिया की जरूरत होती है। और मेंस एरिया को आप कहाँ प्रूव करते हैं? सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर। स्टेट ऑफ माइंड कैसे हो सकती है? गुडविल, इलविल, रैशनेस, नेग्लिजेंस, नॉलेज, इंटेंशन, इन सब का अगर आपको एविडेंस देना है तो आप स्टेट ऑफ माइंड के अंदर सेक्शन 14 में एविडेंस देते हो। अब स्टेट ऑफ बॉडी, अगर कोई स्टेट ऑफ बॉडी भी है कि आपका हाथ नहीं है, आपको बॉडीली पेन है, कोई इंजरीज है, इसका भी अगर आपको एग्जांपल देना तो आप सेक्शन 14 में देते हो। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट दे एग्जिस्टेड विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मैटर्स इन क्वेश्चन एंड नॉट जनरली। आप सिर्फ ऐसे इंस्टेंसेस का एग्जांपल दे सकते हो फैक्ट ऑफ माइंड और बॉडी के अंदर कि वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए एग्जिस्ट करते थे, ना कि जनरली। आप जब इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, इस प्रोविजन के काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन सभी को पढ़ें। तो इसके अंदर जो एन वाला आप एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर आपको मिलता है ए सूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कार्ट। बी का काम होता है कार्ट्स प्रोवाइड करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ए उसको नेग्लिजेंस के लिए सू करता है। अब ए क्लेम करता है कि मैंने बी को बताया था कि उसकी गाड़ी में डिफेक्ट है और उसने इस डिफेक्ट के जानने के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया और मेरे गुड्स जो थे रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई और मुझे लॉस उठाना पड़ा। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंस है, यहाँ पे ए ने बी को बताया कि आपकी गाड़ी में डिफेक्ट है, इसे ठीक कराइए, लेकिन उसने नहीं कराया, नेग्लिजेंस थी उसके पार्ट पे, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हुई सेक्शन 14 में। हाउएवर अगर ए ये कहता कि बी ने पहले इंस्टेंसेस पे भी सी और डी के साथ में ऐसा ही किया था, गाड़ी खराब थी, गाड़ी खराब दी थी उन्हें और वहाँ पे फेलियर हो गई थी, गुड्स अपनी जगह पे पहुँच नहीं पाए थे और उन्हें लॉस झेलना पड़ा था। तो ये जो फैक्ट था ये बताता है कि बी जो था वो जनरली नेग्लिजेंट था, ना कि स्पेसिफिकली नेग्लिजेंट था। जनरल नेग्लिजेंस का आप एविडेंस नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर फैक्ट का ही एविडेंस देना पड़ेगा, जैसा कि आपने पिछले केस में दिया। तो इसके अंदर हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, वो होता है कि प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड इज ऑल्सो रेलेवेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है रीड विद सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब आप सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे ना, वहाँ पे ये लिखा है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, इस स्लाइड के अंदर पहली स्लाइड में पढ़ा था कि व्हेन अदर जजमेंट्स आर रेलेवेंट। 40 से 44 में मिलता है आपको।
40 रेस जुडिकाटा की बात करता है, 41 और 42 होते हैं जो सेवरल जजमेंट्स बताते हैं कि वो कब रेलेवेंट हो सकते हैं और वो सब्सटेंशियल एविडेंस होंगे, कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अब उनके अलावा अगर कोई ऐसा जजमेंट होता है जो किसी और प्रोविजन में रेलेवेंट हो सकता है तो उसे भी हम रेलेवेंट समझेंगे। ये आपको मिलता है 43 में। तो सेक्शन 43 स्पेसिफिकली कहता है कि ऐसे जजमेंट जो 40, 41, 42 में नहीं दिए गए हैं वो तो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर वो किसी और प्रोविजन के अंदर रेलेवेंट होते हैं तो हम उसे रेलेवेंट कंसीडर कर सकते हैं, आपका सेक्शन 43 कहता है। और प्रीवियस कन्विक्शन का अगर कोई जजमेंट है तो वो सेक्शन 14 में रेलेवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए को चोरी के लिए ट्रायल किया जा रहा है उसके ऊपर, और प्रोसिक्यूशन जो होता है वो ये प्रूव करना चाहता है कि ये प्रीवियसली कन्विक्ट भी रह चुका है, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन आप सेक्शन 14 में प्रूव करोगे और वो जो जजमेंट है वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 43 रेड विद सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 43 में आप बताओगे कि ये सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट है, देयरफॉर हम इसे रेलेवेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेक्शन 43 भी समझा दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर हम आपको फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। सेक्शन एग्जाम्पल ए रिसीव स्टोलन गुड नोइंग इट टू बी स्टोलन। हमारे पास ए जो होता है वो स्टोलन गुड्स को रिसीव करता है और क्वेश्चन है कि क्या उसे पता था कि ये स्टोलन गुड्स हैं। तो हम इस चीज़ का एविडेंस दे सकते हैं कि ए के पास में पूरा गोडाउन भर के चोरी का सामान पड़ा हुआ है। अब ये नॉलेज ए के पास थी कि मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा है चोरी का है, तो ये भी नॉलेज हम प्रिज्यूम कर सकते हैं ए के बिहाफ के ऊपर कि जो सामान वो रिसीव कर रहा था वो चोरी का था। तो ये जो नॉलेज है सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट होती है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। ये स्टेट ऑफ माइंड बताता है ए की कि हाँ ए को नॉलेज थी और ए का इंटेंशन भी था फिर उसी सामान को एक्सेप्ट करने का। तो ये होता है सेक्शन 14। और जैसे कि मैंने ओवरलैपिंग की बात भी आपसे की थी, यहाँ पे सेक्शन 43 और 14 को आपने साथ में पढ़ के देखा, दोनों रिलेटेड है, दोनों ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि फैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो फिजिकल फैक्ट्स एक तरफ, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो सेक्शन 14 में आप स्टेट ऑफ माइंड से डील करते हैं। आपकी इंटेंशन, आपकी मेंस क्रिया जो भी बताता है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होना भी एक ऑफेंस के अंदर जरूरी होता है। एक्सेप्शन जो हम आईपीसी पढ़ेंगे वो होता है किडनैपिंग, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस। तो ये ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आपका स्टेट ऑफ माइंड, मेंस क्रिया होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्ट्स किए हैं तो भी आप लायबल होंगे कन्विक्शन के लिए। केस है रमजान वर्सेस एम्परर 1947 का। इंटेंशन हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब जो मेंस क्रिया होता है ना उसको एस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी आदमी के मन में क्या चल रहा है उसे आप समझ नहीं सकते, उसे आप पढ़ नहीं सकते। तो ये आप इन्फर करते हो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। जैसे हमने आगे केसेस पढ़े थे कि जो जे होता है, हमने पहले केस पढ़ा था कि जे होता है वो के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है और के ने उसको उधार दिया होता है, उसकी वाइफ ने उसके पास ऑर्नामेंट जमा किए होते हैं और वो के को अपने घर पे बुला के उसका मर्डर कर देता है। तो उसका यहाँ पे मोटिव क्या होता है, वो प्रेशर जो भी पैसा का है, पैसा देने का प्रेशर, उससे बचना। तो जो इंटेंशन थी मर्डर करने की कि उसे किल करना है ताकि उसे पैसा देना ना पड़े, तो ये प्रूव करने के लिए हम एक्सप्रेस एविडेंस तो नहीं दे पाएंगे कि जे के मन में क्या चल रहा था, पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हम ऐसे बताएंगे कि हाँ पैसा दिया गया था, वो उसके घर पे उसने बुलाया, तो उसका इंटेंशन जो है हम इन्फर कर सकते हैं इस फैक्ट से कि वो उसका मर्डर करना चाहता था। तो ये होता है रमजान वर्सेस एम्परर का केस, और ये होता है आपका सेक्शन 14 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इसके अंदर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप सभी को पढ़ना और उन्हें रिलेट करना स्टेट ऑफ माइंड से, बॉडी से, बॉडीली फीलिंग से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 14 को लेकर बहुत अच्छी हो जाएगी और अक्सर इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए। अगला जो प्रोविजन है वो हमारा है कि फैक्ट्स बियरिंग क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। जब कोई भी एक्ट होती है उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एक्ट एक्सीडेंटल है, गलती से हुई, या इंटेंशनल है, चाह के की गई है, इंटेंशन के थ्रू की गई है। और हम ये दिखा सकते हैं कि वो जो एक्ट थी वो सिमिलर एक्ट्स का एक ट्रांजेक्शन फॉर्म करती है जिसमें जो पर्सन अलीज्ड है वो हर ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूडेड था, इन्वॉल्व था, तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। ठीक है। अब इसे पढ़ के समझना अगर मुश्किल है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपके इलस्ट्रेशंस में भी आपको सिमिलर एग्जाम्पल ही मिलता है। तो जब मैं जोधपुर गया हुआ था क्लैट की कोचिंग के लिए, तो मैंने देखा था वहाँ पे एक स्ट्रासी सर्कल नाम की जगह, वहाँ पे एक दुकान थी आइसक्रीम पार्लर का, और वहाँ पे एक दिन आग लग गई, पूरा आइसक्रीम पार्लर जल गया। और हमें पता पड़ता है कि जो मालिक था उसने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया होता है। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता पड़ता है, वहीं पे रहने वाले किसी दुकान वाले ने मुझे बताया होता है कि 2-4 साल पहले भी सिमिलर जगह पे सेम ही दुकान के ऊपर एक बार और आग लगी होती है, शॉर्ट सर्किट ही हुआ होता है, सेम इंस्टेंस होता है, और तभी भी वो इंश्योरेंस क्लेम करता है। तो अब ये जो एक्ट है ना, ये आग लगना, इंश्योरेंस क्लेम करना, सिमिलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिमिलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस फॉलो करती हुई आ रही है, जिसके अंदर जो ओनर था वो इन्वॉल्व है। तो आप ये सोच सकते हो कि क्या ये एक्सीडेंटल था, वाकई में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, या फिर इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए उसने इंटेंशनली आग लगाई है। तो ये होता है फैक्ट्स बियरिंग क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो आप ऐसा कोई फैक्ट दे सकते हो जिससे ये दर्शित होता है कि हाँ ये जो एक्ट थी वो इंटेंशनल थी या फिर ये एक्ट एक्सीडेंटल थी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें आप भी बता सकते हो कि शायद ये एक्ट इंटेंशनल हो सकती है, तो वो एविडेंस भी आपका
रेलेवेंट होगा। इसका जो केस है वो एम्परर वर्सेस देवेंद्र एंड रघुनाथ वर्सेस आर। तो इस केस के अंदर ये कहा जाता है कि सेक्शन 15 जो है वो 14 से रिलेट करता है। 14 जो होता है स्टेट ऑफ माइंड को एज अ होल लेता है, वेरेज यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात की जाती है, वो ये कहता है कि वेदर एन एक्ट वॉज इंटेंशनल और नॉट। और सेक्शन 15 अप्लाइज टू केसेस वेयर द कंडक्ट इज इंडिकेटिंग अ सिस्टम। सेक्शन 15 उन केसेस पे अप्लाई करता है जहाँ पे जो कंडक्ट है, इंश्योरेंस क्लेम करने का कंडक्ट है, वो एक सिस्टम को इंडिकेट करता है। सिस्टम एज इन इंश्योरेंस क्लेम करने का सिस्टम चलता आ रहा है, प्रीवियसली भी उसने सेम एक्ट्स की थी, तो ये होता है आपका सिस्टम, तो वो इम्प्लाई करता है सेक्शन 15। ये था हमारा सेक्शन 15। मूविंग ऑन, जो हमारा इस जनरल प्रिंसिपल्स की चैप्टर का लास्ट प्रोविजन है वो है सेक्शन 16, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। तो एक कोर्स ऑफ बिजनेस की एग्जिस्टेंस कब रेलेवेंट होती है? तो वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज डन। जब कहीं पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक एक्ट किया गया था और ये पता चलता है हमें कि एक कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक एक्ट फॉलो किया जाता है थ्रू आउट, तो हम उसे रेलेवेंट मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपने एक लेटर भेजा, एक लेटर आपने भेजा XYZ को और स्पीड पोस्ट किया आपने, और 2 हफ्ते निकल गए। 2 हफ्ते के अंदर यूजुअली स्पीड पोस्ट जो होता है वो इजीली पहुंच जाता है देश में किसी भी कोने से किसी भी कोने तक। तो 2 हफ्ते बीत गए और आपको लेटर जो होता है डेड लेटर के थ्रू रिटर्न नहीं हुआ कि हाँ नहीं पहुंचा है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि वो जो कोर्स ऑफ एक्शन था कि लेटर मैंने पोस्ट किया और लेटर वाया रेगुलर चैनल्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया होगा, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सिंस इट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो लेटर ऐसे ही चलता है और ये उस कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट फॉर्म करता है। तो ये तो हमारा सेक्शन 16, और यहीं पे हमारा पहला जो जनरल प्रोविजंस का पार्ट था 6 to 16 वो खत्म होता है। अब हम आगे डील करेंगे एडमिशंस और कन्फेशंस के थ्रू। तो ये था हमारा प्रोविजन 16। अब हमने सेक्शन 6 to 16 सभी को डील कर लिया है। एक बार क्विक रिकैप करें तो सेक्शन 6 जो था हमारा लेस जस्टिस से बात करता है, सेम ट्रांजेक्शन्स की बात करता है, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? लिटिगेटेड एक्ट। फैक्ट इन इश्यू जो होता है वो आपका लिटिगेटेड एक्ट है, और उस ट्रांजेक्शन की शुरुआत इनिशिएशन से कंप्लीशन तक अगर कुछ भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट किया गया है तो वो रेस जस्टिस का पार्ट बनता है। उसके बाद में हमने देखा ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। ओकेजन अवसर, कारण, प्रभाव, ये सब क्या होते हैं किसी इवेंट के और वो कैसे रेलेवेंट होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि मोटिव कैसे रेलेवेंट हो सकता है, प्रिपरेशन, कंडक्ट के अंदर आपने प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट को देखा। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि मल्टीपल प्रोविजंस के अंदर एक फैक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। रेस जस्टिस के अंदर हमने FIR दर्ज करना बताया था, एप्लीकेबल कैसे है। वहीं पे सब्सिक्वेंट कंडक्ट के अंदर सेक्शन 8 में भी वो रेलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 9 में हमने इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को देखा, टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, परेड समझी। 10 के अंदर हमने ये देखा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मल्टीपल लोगों के बीच में कैसे प्रूव की जा सकती है। 11 के अंदर हमने एलिबाई को समझा, इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की बात करी। 12 के अंदर हमने देखा कि डैमेजेस कैसे, ऐसे फैक्ट जो डैमेजेस को अफेक्ट करते हैं वो कैसे रेलेवेंट होते हैं। सेक्शन 13 के बीच में हमने ये देखा कि कस्टम्स यूसेजेस को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, कस्टम्स यूसेजेस के डिफरेंसेस क्या होता है ये समझाए, और मल्टीपल तरीके क्या उन्हें प्रूव करने के ये भी देखा। सेक्शन 14 जो है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग से बात करता है। मेंस रिया प्रूव करने का वहाँ पे आपको तरीका दिया जाता है सेक्शन 14 के अंदर। काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन आपको सभी देखने हैं। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 15 के अंदर यहाँ पे हमने देख लिया है कि फैक्ट्स बियरिंग क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, क्या एक एक्ट जो थी वो एक्सीडेंटल थी, इंटेंशनल थी। और सेक्शन 16 के हमने ये देखा कि क्या जो एक्ट है वो कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन को फॉलो करती है, कोर्स ऑफ बिजनेस को फॉलो करती है जिसके अंदर वो एक्ट किया गया था। तो ये था हमारा पहला पार्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस विच रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 17 to 31. So thank you, and I hope to see you in the next lecture.